हेलो बच्चों। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में जो है आपका यूनिट 2 उसके बारे में हम देखेंगे। तो यूनिट 2 में वहाँ पर मेंशन किया गया है कि बुक्स के बारे में जानना है आपको, डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानना है आपको और फिल्म्स के बारे में जानना है आपको, जो कि एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। हाँ, तो मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बता देता हूँ। देखो, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। ओके, अगर किसी को इस लेक्चर के एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9348256156। आई विल प्रोवाइड यू द एमसीक्यू विथ मिनिमल फी। ठीक है। और ये जो एमसीक्यू रहेगा, मैं इसी क्लास में जो पढ़ाऊँगा उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है। ओके, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स, जो लिटरेरी टर्म्स हैं और उनके जो मीनिंग है उनके बारे में मैं बताऊंगा बुक्स, डॉक्यूमेंट्री और फिल्म्स में जाने से पहले, क्योंकि ये सब भी इम्पोर्टेंट है। पहले लिटरेरी टर्म्स है जो हमें जानना चाहिए। लिटरेरी टर्म्स, पहला लिटरेरी टर्म्स कौन सा है? मेमोयर। मेमोयर मेमोयर मतलब क्या है? ये एक कलेक्शन है पर्सनल मेमोरी का, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा लिखा गया हो, किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स और एक्सपीरियंस जो अपने लाइफ में, उसके लाइफ में हुआ हो। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ पर्सनल मेमोरी। अच्छा, ठीक है, पर्सनल मेमोरी का कलेक्शन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये उसी के द्वारा लिखा गया हो, रिटन बाय एन इंडिविजुअल। जैसे एक बुक है, आपको पता होगा, आई एम मलाला। आई एम मलाला किसने लिखा है? बाय मलाला यूसुफ जी। ये एक मेमोयर है। क्यों मेमोयर है? क्योंकि उन्होंने उनका एक्सपीरियंस ही लिखा है, कैसे उन्होंने फ़ाइट किया गर्ल्स एजुकेशन के लिए। जनरली ये जो बुक है ये किसके ऊपर है? फॉर गर्ल्स एजुकेशन, फॉर गर्ल्स एजुकेशन। तो ये एक मेमोयर है क्योंकि यहाँ पर पर्सनल मेमोरी है, उनका इवेंट्स या एक्सपीरियंसेस है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। तो पहला लिटरेरी टर्म जो आपको पता होना चाहिए वो है मेमोयर। नेक्स्ट है बायोग्राफी। अगर हम बायोग्राफी को समझें तो बायोग्राफी क्या है? ये एक डिटेल्ड लाइफ स्टोरी है, हम बोल सकते हैं। ये एक क्या है? डिटेल्ड लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन। हाँ, लेकिन किसी पर्सन का लाइफ स्टोरी है, लेकिन ये लिखेगा कोई और, वही पर्सन नहीं लिखेगा, रिटन बाय समवन एल्स। किसी भी पर्सन का जो लाइफ स्टोरी है, अगर वो किसी और के द्वारा लिखा गया हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? बायोग्राफी बोलेंगे। जैसे एक है बायोग्राफी, आपको पता होगा, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले ये फर्स्ट लेडी टीचर है। ये सावित्री बाई फुले के बारे में ही दिया गया है और ये बहुत से स्कॉलर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। बायोग्राफी क्या है? एक डिटेल लाइफ स्टोरी है किसी भी पर्सन का जो किसी और के द्वारा लिखा गया हो। लेकिन अगर मैं बायोग्राफी के आगे अगर ऑटोबायोग्राफी लिख दूँ, ऑटोबायोग्राफी वही होगा, लाइफ स्टोरी ही होगा, लेकिन वो पर्सन खुद लिखेगा। ये लाइफ स्टोरी ही होगा, लेकिन रिटन किसके द्वारा होगा? रिटन बाय द पर्सन themselves। ठीक है। और यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी में जो पर्सन लिखेगा अपना लाइफ स्टोरी, ओबियसली वो चाइल्डहुड से लेकर अपना एडल्टहुड तक क्या क्या हुआ है वो सब लिखेगा वहाँ पर, एक्सपीरियंस ऑटोबायोग्राफी पे। एक है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बहुत फेमस
बुक है जिसको हम बोलते हैं जूटन। जूटन ये किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, जो फोकस करता है किसके ऊपर? ये फोकस करता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ये बुक किसके ऊपर फोकस करता है? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। ठीक है, ओके। तो मैंने बताया 3 टर्म अभी, मेमोयर, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। चौथा टर्म है नोवेल। नोवेल क्या है? नोवेल क्या है? इट इज़ ए लॉन्ग फिक्शनल स्टोरी। याद रखना बच्चों, ये एक लंबा फिक्शनल स्टोरी है जो नैरेटिव फॉर्म में होगा, और ऑफन इट इज़ ऑफ विथ डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कॉम्प्लेक्स थीम्स। नोवेल क्या है? बहुत लंबा और कोई फिक्शनल स्टोरी यहाँ पर होगा। बहुत सारे ऐसे नोवेल हैं जैसे द वाइट टाइगर बाय अरविंद अडिगा। यहाँ पर एजुकेशनल, हाँ यहाँ पर ये बता देता हूँ। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा। और यहाँ पर ये नोवेल पे क्या हाईलाइट है? मेन थीम क्या है? एजुकेशनल इनइक्वलिटी। इनका मेन थीम क्या है? एजुकेशनल इनइक्वलिटी। ठीक है, ये हो गया नोवेल। पांचवा है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब क्या है? ये भी एक ब्रीफ, शॉर्ट मतलब ब्रीफ में ही होगा, लेकिन फ्रिक्शनल नैरेटिव होगा। शॉर्ट स्टोरी ये एक ऐसा नैरेटिव होगा, फ्रिक्शनल नैरेटिव, फ्रिक्शनल नैरेटिव होगा, जहाँ पर कुछ फोकस्ड थीम होगा। जहाँ पर क्या होगा? कुछ फोकस्ड थीम होगा एंड कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे, लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे। जैसे एक बुक है जो आप सब ने सुना होगा, काबुली वाला। काबुली वाला, दिस इज़ बाय रविंद्रनाथ टैगोर। काबुली वाला बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैंने क्या बताया? शॉर्ट स्टोरी भी एक फ्रिक्शनल नैरेटिव होगा, कोई भी फोकस्ड थीम के ऊपर बेस होगा और लिमिटेड कैरेक्टर के ऊपर बेस होगा। तो ये काबुली वाला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और ये यहाँ पर एजुकेशन और रिलेशनशिप में क्या क्या होता है, एजुकेशन और उसका रिलेशनशिप जो है उसके बारे में लिखा गया है काबुली वाला में। ठीक है, काबुली वाला याद रखना बच्चों, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये हो गया शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट हम अगर देखें ऐसे, ऐसे मतलब क्या समझते हो आप लोग? ऐसे इट इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। जनरली इट इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग। हाँ, लेकिन राइटिंग तो है, शॉर्ट पीस है, लेकिन इसका खासियत क्या होगा? यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे। इस राइटिंग में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कुछ एनालिसिस होगा और कुछ पर्सनल ओपिनियन होगा। ध्यान रखना, ऐसे में हमेशा क्या होता है? पर्सनल ओपिनियन रहता है ऑन ए सब्जेक्ट। तो जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक बुक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यहाँ पर ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। जब इन्होंने लिखा होगा इस ऐसे को, यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया होगा, कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, कुछ एनालिसिस होगा, कुछ पर्सनल ओपिनियन होगा, जहाँ पर कास्ट और एजुकेशन, एनिहिलेशन मतलब पूरा ख़त्म करना, एनिहिलेशन मतलब हटा देना। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने बात किया होगा कास्ट के बारे में और एजुकेशन के बारे में। कास्ट एंड एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात किया है। ठीक है, ये हो गया ऐसे। ऐसे भी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जहाँ पर अपना आर्गूमेंट्स रहेगा, एनालिसिस रहेगा और पर्सनल ओपिनियन भी रहेगा। नेक्स्ट आप लोग को पता होगा डायरी और जर्नल जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है डायरी और जर्नल। डायरी और जर्नल क्या है? इट इज ए पर्सनल रिकॉर्ड।
बेसिकली इट इज़ ए पर्सनल रिकॉर्ड। किस चीज़ का? जो आपके लाइफ में डेली इवेंट्स हो रहे हैं, डेली इवेंट्स हो गया, थॉट्स हो गया, एक्सपीरियंसेस हो गया, इन सब के बारे में। और इट इज़ ओपन रिटन फॉर प्राइवेट रिफ्लेक्शन। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा वो सब वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, डायरी मतलब पर्सनल रिकॉर्ड ही है। किसका? डेली इवेंट्स का हो गया, थॉट्स का हो गया और एक्सपीरियंसेस का हो गया। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ यह ध्यान रखना बच्चों, मैच द कॉलम में ये सब आता है। PYQ उठा के देख लेना, वहाँ पर होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होगा। देखो, डायरी और जर्नल में एक फेमस डायरी है, आप सबको पता होना चाहिए। सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक फेमस डायरी है, जैसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर? उन्होंने लिखा है अपना एक्सपीरियंस। यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट में वहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? अपना एक्सपीरियंस लिखा है। कौन से टाइम का? वर्ल्ड वॉर 2 का। अपना एक्सपीरियंस क्या था उन्होंने उस डायरी में लिखा है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। याद रखना ये बच्चों। नेक्स्ट है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन राइटिंग मतलब हम क्या समझते हैं? वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा। नॉन फिक्शन, इट इज़ ए रियल फैक्ट्स, हिस्ट्री और इवेंट्स रादर देन इमेजिनेशन। नॉन फिक्शन मतलब कुछ फिक्शनल नहीं होगा, ये यहाँ पर कुछ रियल फैक्ट्स होंगे, हिस्ट्री होगा, इवेंट्स होगा, रादर देन इमेजिनेशन। जैसे एक ट्रू स्टोरी है जो एजुकेशनल बैरियर के ऊपर बेस्ड है, एजुकेटेड बाय तारा वेस्टओवर। यहाँ पर ये एक ट्रू स्टोरी है जो किसके ऊपर बेस्ड है? एजुकेशनल बैरियर को कैसे ओवरकम करते हैं। क्या? ओवरकमिंग एजुकेशनल बैरियर। तो नॉन फिक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट, फिक्शन मतलब जो इमेजिनरी थिंग्स होगा वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है प्रोज। प्रोज मतलब आप लोग क्या समझते हो? एनी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। ध्यान रखना, प्रोज मतलब रिटन भी हो सकता है, एनी रिटन लैंग्वेज, और इट इज़ ऑल्सो एनी स्पोकन लैंग्वेज। हाँ, क्या खासियत होगा उस लैंग्वेज में? जहाँ पर नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, रादर देन पोएटिक फॉर्म। जैसे पोएटिक फॉर्म में कोई भी सेंटेंस रहता है जिसका मतलब स्टार्टिंग भी सेम हो, एंडिंग भी सेम हो, ऐसा कुछ रहता है ना। तो पोएटिक फॉर्म में ना होके ये नेचुरल सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोज कहते हैं। एनी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज जो नॉर्मली रहता है, कोई भी नॉवेल्स हो गया, कोई भी ऐसे हो गया, कोई आर्टिकल्स हो गया, इवन टेक्स्ट बुक्स, ये दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ प्रोज। याद रखना, प्रोज मतलब एनी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज जो नेचुरली ही लिखा गया हो। कोई भी सेंटेंस नेचुरली ही लिखा गया हो, जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखा गया हो। तो नॉवेल हो गया, ऐसे हो गया, आर्टिकल्स हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ये सब प्रोज के फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है पोएट्री। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये एक लिटरेचर का फॉर्म है बच्चों। किसी भी लिटरेचर का ये क्या है? एक फॉर्म है। हाँ, किसी भी फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करता है। ये लिटरेचर का फॉर्म है तो ये कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा होगा। जैसे ये एक्सप्रेस करता है इमोशंस को, थॉट्स को, आइडिया को, थ्रू रिदमिक एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। ये रिदमिक और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज,
स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को फॉलो करता है, रिदमिक और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को फॉलो करता है। जैसे एक पोइट्री है गीतांजलि, ये एक लिटरेचर का फॉर्म है गीतांजलि। गीतांजलि आप लोगों को पता होगा ये किसने लिखा है, बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर में लिखा है, वहाँ पर इमोशंस हो गए, थॉट्स होंगे, आइडिया हो गए, जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और रिदम में लिखा गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है सटायर। सटायर मतलब इट इज बेसिकली स्टाइल दैट यूज टू क्रिटिसाइज, क्या क्रिटिसाइज करता है, और मॉक सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इशू। हाँ, ये इशू के ऊपर क्रिटिसाइज करता है या मॉक करता है। ठीक है। एक है एलिगोरी, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा। एलिगोरी तो एलिगोरी क्या है, इट इज ए स्टोरी विथ हिडन मीनिंग, कोई भी एक स्टोरी जिसका एक हिडन मीनिंग हो उसके हम क्या बोलते हैं, एलिगोरी। हाँ, लेकिन एलिगोरी में ध्यान रखना, जो हिडन मीनिंग रहता है वो ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल और मोरल आइडिया। ये जो हिडन मीनिंग रहता है, ऑफन, नॉट ऑलवेज, ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट पॉलिटिकल और मोरल आइडिया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये की टर्म इसमें इम्पोर्टेंट है कि हिडन मीनिंग तो रहेगा, स्टोरी में हिडन मीनिंग तो रहता ही है, लेकिन ये यूज करता है किसको, रिप्रेजेंट पॉलिटिकल एंड मोरल आइडिया। ठीक है। तो इतने सारे टर्म है जो आप सबको पता होना चाहिए। और एक है एपिस्टोलरी नोवेल, एक है कौन सा, एपिस्टोलरी नोवेल। तो एपिस्टोलरी नोवेल क्या है, एपिस्टोलरी नोवेल एक नोवेल ही है जो किस फॉर्म में लिखा गया हो, लेटर के फॉर्म में लिखा गया हो, डायरी एंट्री के फॉर्म में लिखा गया हो, और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में भी लिखा गया हो। ठीक है। तो एक एपिस्टोलरी नोवेल का एक एग्जांपल है द कलर पर्पल, किसके द्वारा लिखा गया है, एलिस वेकर। हाँ, तो मैंने क्या बताया, एपिस्टोलरी नोवेल क्या है, एक मतलब नोवेल ही है जो इन द फॉर्म ऑफ लेटर, डायरी एंट्री और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ही लिखा गया होगा। ठीक है। ये सब की लिटरेरी टर्म्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट फिल्म्स जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है, जो आप सबको जानना चाहिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, तो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं फिल्म्स के बारे में, जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है या कहीं ना कहीं एजुकेशन के ऊपर है। तो मैं यहाँ पर फिल्म भी बताऊँगा, थोड़ा बहुत उसका प्लॉट भी बताऊँगा। प्लॉट का सिर्फ समरी ही दे पाऊँगा, पूरा तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। तो पहला फिल्म जब सबको पता होगा, एक है तारे ज़मीन पर। हाँ, तारे ज़मीन पर ये जो फिल्म आया था, कब आया था, 2007 में आया था। तो इस फिल्म में क्या बात किया गया है, जनरली जो बच्चे फेस करते हैं एक लर्निंग डिसऑर्डर, इसके बारे में बात किया गया था। और जो बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर फेस करते हैं वो रेगुलर क्लासरूम में तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनको कैसे हम इंक्लूड करें थ्रू रेगुलर लेक्चर, तो थ्रू रेगुलर क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जनरली फोकस किया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, चाहे वो लर्निंग डिसऑर्डर हो का बच्चा हो तो यूनिक वे में उसको पढ़ाना चाहिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया। तो यहाँ पर क्या है, एक ये फिल्म है एक बच्चे के ऊपर जिसका नाम है ईशान अवस्थी। हाँ, इसका क्या प्रॉब्लम है, ये एक
इसको डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिक चाइल्ड है जो अपने क्या बोलते हैं स्कूल टाइम में बहुत स्ट्रगल करता है, पढ़ने में उसको दिक्कत आता है, लेटर को समझ नहीं पाता है, और उनके पेरेंट्स जो हैं इसके ऊपर अनअवेयर हैं। तो जहाँ पर इनका स्कूल होता है, एक बोर्डिंग स्कूल में इसे डाला जाता है, जहाँ पर एक टीचर आते हैं शंकर निकुम, इसका रोल निभाया है आमिर खान ने, और उन्होंने किसका ईशान अवस्थी का लर्निंग स्टाइल को क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एजुकेशन देने का कोशिश करते हैं, और एजुकेशन देके उसे सिखाते भी हैं। ये जो डिसलेक्सिक चाइल्ड है ये किस फील्ड में अच्छा होता है, ये पेंटिंग की फील्ड में बहुत अच्छा होता है, तो उसको उस फील्ड में अच्छा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर इस तारे ज़मीन पर जो फिल्म है उसका जो फोकस रहता है लर्निंग डिसेबिलिटी पे होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन। अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर क्या था, उस बच्चे को डिसलेक्सिया मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिसलेक्सिया क्या है। आप लोग जो लोग पढ़े होंगे कमेंट में बता देना क्या है डिसलेक्सिया। ठीक है, ओके। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है तारे ज़मीन पर आप सबको जानना कि रोल ऑफ टीचर्स कितना इम्पोर्टेंट है। रोल ऑफ टीचर्स इन रिकॉग्नाइजिंग recognizing and nurturing different learning style। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोल ऑफ टीचर क्या है, रिकॉग्नाइजिंग एंड नर्चरिंग द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है बच्चों। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फिल्म जो है हमारा जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है वो है हिचकी। ये 2018 में आया था। हाँ, तारे ज़मीन पर जो डायरेक्टर है कौन है, तो खुद आमिर खान ही है, ये याद रखना, आमिर खान ही है। हाँ, हिचकी 2018 में आया था। हाँ, यहाँ पर क्या है, जो एक टीचर होते हैं उसको क्या प्रॉब्लम होता है, उसको ओवरकम कैसे करते हैं, तो ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस इन टीचिंग। ठीक है, हाँ, यहाँ प्लॉट का समरी देखो। यहाँ पर एक टीचर होते हैं, इट्स ऑल अबाउट द टीचर नैना माथुर, जिसका रोल किसने किया था, रानी मुखर्जी ने। हाँ, रानी मुखर्जी ने किया था। ये एक टीचर है जिनको एक बीमारी था, क्या बोलते हैं उसको, टॉरेट सिंड्रोम। हाँ, टॉरेट सिंड्रोम आप सब पूछोगे क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बच्चों, जिससे इनवॉलेंटरीली मतलब हम ना चाहते भी कुछ एक्शंस करते हैं। आप लोग फिल्म देखना अच्छे से, अगर फिल्म ना देखे तो ट्रेलर भी देख लेना, कि इनवॉलेंटरी टिक्स करते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो अपने हरकतों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, टॉरेट सिंड्रोम में वो सफ़र करते हैं नैना माथुर। डेस्पाइट फेसिंग रिजेक्शन शी ट्राइड वेरी हार्ड एंड गेट इनटू ए elite private school, and through her innovative teaching methods she excels in the field of teaching and also helped the underprivileged students, जिसके वजह से उनको वहाँ पर बहुत माना जाता है। और ये फिल्म उसी के ऊपर बेस्ड है कि एक टीचर अपना फिजिकल चैलेंज को ओवरकम करके कैसे इनोवेटिव वे से एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनको कौन सा सिंड्रोम था, टॉरेट सिंड्रोम, जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए, यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है, इम्पोर्टेंस ऑफ परसिवेरेंस इन एजुकेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये की थीम्स है, मैं बोल सकता हूँ। परसिवेरेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया है यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में उतना अच्छा रिलेशन नहीं हो पाता। तो ये फिल्म में वही दिखाया गया है
कि हम टीचर और स्टूडेंट के बीच में कैसे अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें। और टीचर ऑलवेज एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, मतलब टीचर हमेशा पढ़ाने के लिए नहीं होता, वो फैसिलिटेट करता है कि बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए। फैसिलिटेटर, टीचर एक्ट्स ऑलवेज एज ए फैसिलिटेटर। और हमेशा क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ये फिल्म में वही सब दिखाया गया है हिचकी में। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फिल्म है, हाँ इसका डायरेक्टर कौन है, यही तो आएगा क्वेश्चन, डायरेक्टर कौन है? सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। ठीक, नेक्स्ट है, आप सबने तो जाना ही होगा सुपर 30। इसके बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन ये फिल्म आया था 2019 में और इसका डायरेक्टर कौन है? विकास बहल। हाँ, किसके ऊपर है बेस्ड? आनंद कुमार के ऊपर। आनंद कुमार जो एक अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आईआईटी के लिए कोचिंग के लिए तैयार करते हैं। ठीक है, सुपर 30 के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हाँ, चौथा जो है इसके बारे में बताऊंगा, आई एम कलाम। ये 2010 में आया था। हाँ, कौन है ये? इसके डायरेक्टर कौन है? नीला माधव पंडा। ठीक है, ये उनके क्या है, डायरेक्टर है। ओके। और यहाँ पर आई एम कलम, इट इज़ ए इंस्पायरिंग स्टोरी, इट इज़ ए इंस्पायरिंग रूरल एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। इंस्पायरिंग रूरल एजुकेशन। इसका प्लॉट का अगर समरी देखें, यहाँ पर छोटू करके एक बच्चा होता है, छोटू, जो एक पुअर बॉय है, जो रोड साइड ढाबा पे काम करता है। और उसका ड्रीम होता है कि लाइक एपीजे अब्दुल कलाम वो अपने लाइफ के उस फेज पर पहुंच पाए, अपना हाईएस्ट फेज पे वो पहुंच पाए। वो इंस्पिरेशन किससे लेता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और उसका ही डिटर्मिनेशन उसको हेल्प करता है, उसका खुद का डिटर्मिनेशन उसको हेल्प करता है खुद को सेल्फ एजुकेट करने में, अपने ड्रीम को चेज करने में और सक्सेस पाने में, डिस्पाइट फाइनेंशियल हार्डशिप्स। ठीक है। हाँ, तो आई एम कलाम में जो फोकस क्या है, सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस है। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन फॉर एजुकेशन। और इट इज़ ए इंस्पिरेशन फ्रॉम रियल लाइफ अचीवर्स लाइक डॉक्टर कलाम। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कौन है डायरेक्टर? नीला माधव पंडा। ओके, नेक्स्ट जो फिल्म है वो है क्या? चॉक एंड डस्टर। 2016 में आया था ये फिल्म। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ओके। और इनका डायरेक्टर कौन है? जयंत गिलाटर। यहाँ पर जो इसका प्लॉट का जो समरी है, ये दो पैशनेट टीचर के ऊपर बात करता है। एक विद्या, जो रोल करते हैं शबाना आजमी जी, और एक है ज्योति, जिनका रोल क्या है? जूही चावला। हाँ, जूही चावला, जो किसके ऊपर फाइट करते हैं, मतलब फाइट क्यों करते हैं? क्योंकि उस टाइम ये थीम जो है वो स्कूल प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। तो स्कूल प्राइवेटाइजेशन जो है उसके ऊपर बेस्ड है, और उसका जो कमर्शियलाइजेशन होता है एजुकेशन का, जो क्या होता है कमर्शियलाइजेशन होता है, उसके ऊपर वो फाइट करते हैं वो दोनों। और जो करप्शन होता है प्राइवेट स्कूल में, उसके बारे में वो एक्सपोज करते हैं।
तो इसके बारे में ही बताया गया है चॉक एंड डस्टर में। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, टीचर का इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में दिखाया गया है। मैंने बताया यहाँ पर 2 टीचर है, एक है विद्या जिनका रोल किया है शबाना आजमी जी ने, ज्योति जिनका रोल किया है जूही चावला जी ने, ठीक है। और यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है ये किसके ऊपर फोकस करता है, जो एथिकल चैलेंजेस आता है, एथिकल चैलेंजेस इन प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में जो एथिकल चैलेंजेस आता है उसके ऊपर ये फोकस करता है, ठीक है। उसी साल एक फिल्म आया था नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा, जो भी 2016 में ही आया था। और इसके डायरेक्टर कौन है, अश्विनी अय्यर तिवारी, ठीक है। और ये जो नील बटे सन्नाटा, इसका जो स्टोरी जो रिवॉल्व होता है, एक कैरेक्टर के ऊपर रिवॉल्व होता है, चंदा। चंदा कौन है, चंदा एक पुअर सिंगल मदर है जो अपने बच्चा अप्पू को पढ़ाना चाहता है और पॉवर्टी से निकालना चाहता है। और मोटिवेट करने के लिए वहाँ पर उसको एक स्कूल में एनरोल करते हैं जहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं होता, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बच्चों को सी एनरोल्स इन द सेम स्कूल प्रोवाइडिंग दैट एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेन थीम्स है, देयर इज़ नो एज फॉर लर्निंग। और यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट के बारे में ही बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक। एक फिल्म आया था ब्लैक, कब, 2005 में। हाँ, ये स्पेशल एजुकेशन के ऊपर बात करता है, स्पेशल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के ऊपर बात करता है। हाँ, ब्लैक फिल्म जो है इसके डायरेक्टर कौन है, फेमस डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली। और ये फिल्म जो इंस्पायर्ड है, किससे इंस्पायर्ड है, एक रियल इंस्पिरेशन है हेलन केलर, एंड फॉलोज ए ब्लाइंड एंड डीफ गर्ल। यहाँ पर एक ब्लाइंड और डीफ गर्ल है जिसका रोल किसने किया था, रानी मुखर्जी ने किया था। और उनका जो टीचर है देवराज सहाय, जिसका रोल किसने किया था, अमिताभ बच्चन जी ने किया था। इसके ऊपर बेस्ड है। और यहाँ पर अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी को हेल्प करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, गाइडेंस देते हैं कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर जो ब्लैक में सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स क्या है, यहाँ पर टीचर का रोल ही समझाया गया है कि कैसे हम ब्रेक करें जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उसको कैसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करें और कैसे हम उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेके आए, कैसे हम उनको कहाँ पर ले आए, मेन स्ट्रीम एजुकेशन पे ले आए, उसके बारे में बात करता है कौन, ब्लैक फिल्म, ठीक है। कब आया था, 2005 में। डायरेक्टर कौन है, संजय लीला भंसाली। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फिल्म रॉकफोर्ड। रॉकफोर्ड कब आया था, 1999। और यहाँ पर बताया गया है द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर हॉस्टल लाइफ का क्या प्रभाव रहता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्टर कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, नागेश कुकुनूर। और इसका प्लॉट का समरी मैं बता देता हूँ। राजेश नायडू, यहाँ पर एक बच्चा है राजेश नायडू जो हॉस्टल में रहता है ऑल बॉयज़ स्कूल में। और यहाँ पर ये फिल्म शोकेस करता है किसको, फ्रेंडशिप को। इसको मैं लिख रहा हूँ, फ्रेंडशिप्स को शो करता है, वहाँ पर बुलिंग को भी शो करता है,
टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को भी शो करता है, टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप को भी वो शो करता है, और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर भी शो करता है ये पर्सनल ग्रोथ, और जो चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ हॉस्टल एजुकेशन इसके बारे में भी ये बात करता है। फिल्म क्या है? रॉकफोर्ड, और मैंने यहाँ बताया द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ ऑन एजुकेशन। क्या? द इम्पैक्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ ऑन एजुकेशन, इसके बारे में बात करता है। इसके डायरेक्टर कौन है? नागेश कुकनूर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फिल्म है, नवा फिल्म है द ग्रेट डिबेटर्स। द ग्रेट डिबेटर्स जो 2007 में आया था, और यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि डिबेट एक एजुकेशनल टूल है। डिबेट एज एन एजुकेशनल टूल, डिबेट एज एन एजुकेशनल टूल। यहाँ पर इसका जो राइटर है कौन है? डेंजल वाशिंगटन। डेंजल वाशिंगटन, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, इतना जान लो कि ये एक ट्रू स्टोरी है। एक ट्रू स्टोरी है जो फिल्म मेलविन वी टॉल्सन के ऊपर लिखा गया है। मेलविन बी टॉल्सन जो एक प्रोफेसर है जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं डिबेटिंग और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फेस कैसे करें, कैसे आर्गूमेंट्स दें, उसके ऊपर वो देखते हैं। तो जनरली वो ट्रेन ही करते हैं किसको? जो ट्रेन करते हैं किसको? अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स को किसके ऊपर फेस करें? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके ऊपर वो डिबेट करें, उसके ऊपर वो बात करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है डेड पोएट्स सोसाइटी। ये कब आया था? 1989 में आया था, और उसी टाइम वहाँ पर ये फिल्म बात करता है क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स के ऊपर, क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स के ऊपर। और यहाँ पर एक जॉन कीटिंग है। जॉन कीटिंग ये एक इंग्लिश टीचर है। ये कौन से टीचर है? ये इंग्लिश टीचर है, ठीक है। और जो स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि क्रिएटिव वे में सोचो, एम्ब्रास पोइट्री इंस्टेड ऑफ फॉलो रोट लर्निंग। तो वहाँ पर वो क्रिएटिव टीचिंग मेथड्स को अपनाते हैं, स्टूडेंट को रोट लर्निंग से हटकर कोई और तरीके से समझाने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि एक इंग्लिश के टीचर है, ठीक है। और उन्होंने पोइट्री को एम्ब्रास करने के लिए कहा है, क्योंकि पोइट्री में क्या होता है? एक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है। तो एक रिदमिक स्ट्रक्चर अगर बच्चा समझे तो उसमें एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा, उसके में एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, एक क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगा। तो उसके ऊपर ये फोकस करता है। तो जनरली मैं बताऊं, ये फिल्म्स जो है किसके ऊपर जनरली बेस्ड है? जितने भी फिल्म मैंने 10 तो जो फिल्म बताया, यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी बात किया गया था। पहला पॉइंट किसके ऊपर बात किया गया था? इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बात किया गया था। और अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स क्या क्या फेस करते हैं उसके ऊपर बात किया गया था। टीचर्स के रोल के ऊपर बात किया गया था, टीचर्स के रोल के ऊपर बात किया गया था। और प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन के बारे में बात किया गया था, प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, इसके ऊपर बात किया गया था। इन सब फैक्टर्स के ऊपर ये बात किया गया था। बुक फिल्म और भी होंगे, लेकिन ये मेजर 10 फिल्म है। अगर इसके अलावा भी और कुछ चाहिए तो मैं एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर वो लिखा होगा। लेकिन मेन यही है, आप सबको यही पढ़ना है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा इसी में क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, एक दो मतलब क्वेश्चन तो आएंगे ही, क्योंकि यूनिट 2 में ऐसा लिखा गया है और मैंने हर चीज़ का अच्छे से डिस्कस किया लग रहा है मेरे को। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बताना। तो यहाँ पर फिल्म्स के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अगर आगे चलते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे, जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है या रिलेटेड है। ये तो फिल्म्स हो गए, डॉक्यूमेंट्री है, और हमें बात करना है बुक्स के बारे में भी,
ठीक है। और बुक्स के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ आपको लिटरली टर्म बता दिया हूँ, मेमोयर क्या है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सब के बारे में आपको बता दिया गया है। अभी हम चलते हैं क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, जो एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एजुकेशन के ऊपर जो बेस्ड है, पहला जो है कौन सा है, पहला डॉक्यूमेंट्री जो है वो है द प्राइस ऑफ फ्री। कितना अच्छा डॉक्यूमेंट्री होगा, द प्राइस ऑफ फ्री, आज़ादी का मूल्य हम बोल सकते हैं हिंदी में, आज़ादी का मूल्य। और यहाँ पर सब बात किया गया है चाइल्ड लेबर के ऊपर। इस डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बात किया गया, चाइल्ड लेबर एंड राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन के राइट के बारे में बात किया गया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, डेरेक डोनिन। ओके, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो किसको फॉलो करता है, एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, नोबेल पीस प्राइज विनर कौन, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, उनके बारे में दिया गया है। और उनका फाइट ही दिखाया गया है अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन। इनका जो क्या दिखाया गया, चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन जो होता है उसके फाइट के ऊपर ही दिखाया गया है ये। और इट हाईलाइट्स हाउ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिली आर फोर्स्ड इनटू लेबर। यहाँ पर दिखाया गया है क्या, पुअर फैमिली से बच्चों को कैसे फोर्स किया जाता है लेबर करने के लिए, और रिसीविंग एजुकेशन इज एन टफ थिंग फॉर देम। तो प्राइस ऑफ फ्री जो जनरली मेन थीम किसके ऊपर बेस्ड है, चाइल्ड लेबर एंड राइट टू एजुकेशन। किसने डायरेक्ट किया है, डायरेक्ट डोनेन ने। और ये किसके ऊपर रिवॉल्व करता है स्टोरी, नोबेल पीस प्राइज विनर कैलाश सत्यार्थी, जो फाइट किया था किसके अगेंस्ट में, चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में। और यहाँ ये जो फिल्म है बेस्ड किसके ऊपर है, चाइल्ड लेबर एज ए बैरियर ऑफ एजुकेशन हम कह सकते हैं। और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है जो चाइल्ड एजुकेशन को चाइल्ड लेबर को इराडिकेट करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है वेटिंग फॉर सुपरमैन, 2010 में आया था ये। और ये जनरली बात करता है द अमेरिकन एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर, अमेरिकन एजुकेशन क्राइसिस के ऊपर बात करता है। और इसका जो डायरेक्टर है कौन, डेविस गुगेनहिम। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि अमेरिकन पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है वहाँ पर कैसे इनइक्वालिटी रहता है, पुअर फंडिंग रहता है, टीचर अकाउंटेबिलिटी रहता है, इन सब के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर क्या बात किया गया है, मैंने बताया इनइक्वालिटी के ऊपर बात किया गया है, और पुअर फंडिंग के ऊपर बात किया गया है, और टीचर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात किया गया, टीचर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात किया गया। और ये जो फोकस करता है किसके ऊपर, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन। डॉक्यूमेंट्री किसके ऊपर बेस है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एजुकेशन, एंड इट इज ऑल्सो focuses on role of government in education improvement. Next important, very important, he named me malala। ये एक डॉक्यूमेंट्री है 2015 का, और डायरेक्टर कौन है, वही डेविस गुगेनिम। डायरेक्टर कौन है, सेम ऊपर वाले का, डेविस गुगेनहिम। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, मलाला यूसुफजई के ऊपर बेस्ड है। और ये डॉक्यूमेंट्री एक्सप्लोर करता है फाइट फॉर गर्ल्स, दिस इज फाइट फॉर गर्ल्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। ये मलाला यूसुफजई कैसे फाइट करते हैं लड़कियों के एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में, उसके ऊपर बात करता है।
लेकिन ये ऐसा ही नहीं बना है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यहाँ पर तालिबानी का रूल था तब ये उन्होंने किया है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तालिबान एक मतलब बहुत मतलब ग्लोबल लेवल पे ये बहुत हाईलाइटेड भी था, क्योंकि तालिबान का रूल था और एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना था, और उसके अलावा उन्होंने ऐसे फाइट किया गर्ल्स एजुकेशन के लिए, तो हमें जानना भी चाहिए इनके बारे में। तो एक नेक्स्ट जो है, मैंने क्या बताया, ही नेम्ड मी मलाला, कब आया था, 2015 में आया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है क्या, गर्ल राइजिंग, जो 2013 में आया था, जो बात करता है किसके ऊपर, ग्लोबल गर्ल्स एजुकेशन मूवमेंट के ऊपर बात करता है, और इसका डायरेक्टर कौन है, रिचर्ड रॉबिन्सन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5वां है, इंडिया अनटच्ड, कब आया था ये, 2007 में आया था। और ये जनरली अनटच्ड मतलब यहाँ पर क्या बात किया गया हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। और ये किसने लिखा है, स्टालिन के ने लिखा है, सॉरी लिखा तो नहीं, डायरेक्ट किया है, आई एम सो सॉरी, डायरेक्टर कौन है, स्टालिन के। अच्छा, इसका समरी बता देता हूँ। हाउ इंडिया अनटच्ड में ये जो डॉक्यूमेंट्री है, यहाँ पर दिखाया गया है कि हाउ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अफेक्ट्स एजुकेशन इन रूरल एंड अर्बन इंडिया, और इट शोज हाउ दलित स्टूडेंट्स फेस एक्सक्लूजन, बुलिंग एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, तो इंडिया अनटच्ड जो 2007 में आया था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करता है, और 2007 में ही आया था। डायरेक्टर कौन है, स्टालिन के ही हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री है क्या, द फर्स्ट ग्रेडर। क्यों अच्छा बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इट इज़ एजुकेशन, ये डॉक्यूमेंट्री है एजुकेशन फॉर एल्डरली, एजुकेशन फॉर एल्डरली मतलब एल्डरली के ऊपर एजुकेशन है। तो इसका जो डायरेक्टर है ये कौन है, जस्टिन चादविक, जस्टिन चादविक, जस्टिन चादविक। ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी है। ट्रू स्टोरी किसका, कीमानी मारूज। इनका उम्र कितना था, इट इज़ 84 ईयर ओल्ड केनियन मैन, जो कि एक केनिया के प्राइमरी स्कूल में एनरोल होते हैं फॉर फ्री, जब क्या बोलते हैं, अनाउंस किया गया है फ्री एजुकेशन। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उनको एजुकेशन कंप्लीट करने में, लेकिन इसका मेन थीम ये है कि एजुकेशन का कोई एज लिमिट नहीं होता। फर्स्ट ग्रेडर का थीम क्या है, थीम है एजुकेशन हैज नो एज लिमिट, जो 2010 में आया था। कौन डायरेक्टर है, जस्टिन चादविक। किसके ऊपर बेस्ड है, किवानी मारूजे, जो कि केनिया मैन है, जो एक प्राइमरी स्कूल में एनरोल होते हैं फॉर फ्री एजुकेशन, जब इंट्रोड्यूस हुआ था वहाँ पर। ठीक है, और इसमें देखना आपको 84 ईयर ओल्ड में उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया। अब तक अभी तो बच्चे ये मेरे वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि अभी पेशेंस लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चों का, लेकिन उसी उम्र में उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो इसमें दिखाता है उनका मोटिवेशन, उनका परसिवरेंस इन लर्निंग, उनका परसिवरेंस इन लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो आपको पता होना चाहिए, चिल्ड्रेन ऑफ हेवन, चिल्ड्रेन ऑफ हेवन 1997। ये फिल्म किसके ऊपर बेस है, एजुकेशनल चैलेंजेस इन पुअर फैमिली। ठीक है,
ये डायरेक्टर कौन है इनका? माजिद माजिदी। ये एक ईरानियन फिल्म है जो पुअर बॉय अली के ऊपर बात करता है और कैसे उन्होंने एजुकेशन हासिल किया उसके ऊपर भी। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री जो है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, 2018 में आया था और ये मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात करता है, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर बात करता है एंड स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स के ऊपर बात करता है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स के ऊपर बात करता है। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर है रायका जहतापची। तो यहाँ पर हाईलाइट क्या है, इट इज़ ए ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री। इट इज़ ए ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री। तो ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंट्री जो है ये किसके ऊपर बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो कमी है इंडिया के स्कूल में, अवेयरनेस इन इंडिया, बेसिकली हम बोल सकते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इसके वजह से क्या होता है, स्कूल में गर्ल्स का ड्रॉप आउट होता है, वो मतलब वो हाइजीन नहीं रह पाते हैं तो एजुकेशन कंप्लीट करने में दिक्कत आते होंगे। तो गर्ल्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रहने का, अवेयरनेस नहीं रहने से क्या हो रहा है, वो ड्रॉप आउट हो रहा है गर्ल्स का। और इट फॉलोस ए ग्रुप ऑफ वुमेन प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स। तो यहाँ पर बात किया गया है, एक ग्रुप ऑफ वुमेन है जो लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स देते हैं बच्चों को ताकि गर्ल्स एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कीम है सुविधा स्कीम, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है, सुविधा स्कीम। और यहाँ पर फोकस किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ऊपर फोकस किया गया है यहाँ पर। ठीक है, और सोशल स्टिग्मा और बैरियर के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्री है जो आप सबको जानना चाहिए। थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री और भी होंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जितना हो रहा है मैं ये बता दे रहा हूँ। अगर किसी को जानना है आगे तो मैं बोल रहा हूँ यू विल फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर 9348256156। ये नंबर पे आप लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करना, जिसको जो डाउट है, जिसको मटेरियल चाहिए, जो चाहिए मेरे को बताना, मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, ओके। तो और एक दो मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। एक है रूबरू रोशनी। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म के ऊपर बात करता है, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के ऊपर बात करता है। और इसका जो डायरेक्टर कौन है, साप्ती चक्रवर्ती भटकल। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसने इनको प्रोड्यूस कौन किया है, आमिर खान का पहले एक शो आता था सत्यमेव जयते, तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने ऐसा किया है। हाँ, तो यहाँ पर ये बात किसके ऊपर करता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बात करता है, जो उन पीपल के बारे में जो ओवरकम करते हैं। ओवरकम किससे करते हैं, वायलेंस से, या मैं बोल सकता हूँ डिस्क्रिमिनेशन से, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से, सोशल इनजस्टिस से, इसके ऊपर ये बेस्ड है। और इट एम्फसाइजेज एजुकेशन कैन बी टूल फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, यहाँ पर वही बात किया गया है रूबरू रोशनी में। ठीक है, और एक है विलेज रॉकस्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, विलेज रॉकस्टार। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, विलेज रॉकस्टार, 2017 में आया था। तो ये क्रिएटिविटी के ऊपर बात करता है एंड रूरल एजुकेशन के ऊपर बात करता है, एजुकेशन के ऊपर भी बात करता है ज़्यादातर रूरल एरिया में। और इसका जो डायरेक्टर है कौन है, डायरेक्टर है रीमा दास। कौन, रीमा दास। और ये एक आसामीज डॉक्यूमेंट्री स्टाइल है जो फॉलो करता है यंग गर्ल धुन्नू के बारे में।
जो ड्रीम करता है ओनिंग ए गिटार एंड फॉर्मिंग ए बैंड डिस्पाइट हर पुअर रूरल बैकग्राउंड। तो यहाँ पर उन्होंने हाईलाइट किया है किसके बारे में, रिमोट एरिया में रहकर भी, लैक ऑफ रिसोर्स रहकर भी एक बच्चा कैसे आर्ट एजुकेशन को परस्यू करता है, उसके ऊपर यहाँ पर बात किया गया है। ठीक है, ब्लेज रॉकस्टार जो क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन के ऊपर बात करता है। ओके, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट IM, ये एक डॉक्यूमेंट्री है 2011 का, LGBTQ+ के ऊपर बात करता है एंड एजुकेशन राइट्स के ऊपर बात करता है, एजुकेशन राइट्स के ऊपर बात करता है। और ये डायरेक्टर कौन है इनका, ओनिर। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 4 शॉर्ट फिल्म्स। ठीक, ये याद रखना IM, ये जो है 4 शॉर्ट फिल्म इसके अंदर है, शॉर्ट फिल्म्स 4 शॉर्ट फिल्म्स है जो किसके ऊपर बात करता है, सोशल इनजस्टिस या इंक्लूडिंग LGBTQ+ स्टूडेंट्स फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल, हाउ एजुकेशन प्लेज रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। यहाँ पर सोशल इनजस्टिस के ऊपर भी क्या बोलते हैं, हाईलाइट रहता है ये, और हाउ एजुकेशन प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो ये सब क्या बोलते हैं हम, डॉक्यूमेंट्री है जो आप सबको जानना चाहिए। एक रूबरू रोशनी है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस हो गया, और हाँ और एक है, ठीक है ठीक से याद आया, द स्कूल इन द क्लाउड, जो 2018 में आया था, द स्कूल इन द क्लाउड। यहाँ पर डिजिटल लर्निंग के ऊपर बात किया गया है, डिजिटल लर्निंग एंड AI इन एजुकेशन, इसके ऊपर बात किया गया। ठीक है, तो ये इनके डायरेक्टर कौन है, जेरी रोथवेल। ठीक है, और ये वर्क है किसके ऊपर, वर्क ऑफ सुगाता मित्रा, एन इंडियन एजुकेशन रिसर्चर। ये एक्सप्लोर करता है कि स्कूल इन द क्लाउड यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ लर्निंग मेथड। यहाँ पर AI के बारे में बात किया गया है और क्या बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग मेथड्स के ऊपर बात किया गया है। ठीक है, टू टीच चिल्ड्रन टू रिमोट एरिया विदाउट फॉर्मल टीचर्स। हाँ, ये यहाँ याद रखना, AI और सेल्फ लर्निंग मेथड्स ये जो है ये रिमोट एरिया के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। रिमोट एरिया जहाँ पर कुछ फैसिलिटी ही नहीं है, और ये डिजिटल डिवाइड जो है उसको ब्रेक करने के लिए ही ये यूज किया गया है, डिजिटल डिवाइड। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्री है जो आप सबको जानना चाहिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, बुक्स जो इम्पोर्टेंट है, जो आप सबको जानना चाहिए। ठीक है, हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन आप सबको क्या करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है। MCQ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको क्या करूँगा, PDF प्रोवाइड करूँगा, जहाँ पर कुछ MCQ रहेगा, और आपको ये सारा डिटेल्स वहाँ पर MCQ के ज़रिए आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो वो मिनिमम फ़ी में रहेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्री रहेगा, मिनिमम फ़ी में रहेगा। एक PDF भी है, यूनिट 2 का ही रहेगा वो। मैं आगे जो भी वीडियो आएगा वो यूनिट वाइज ही आएगा। ठीक है, जितना हो रहा है मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। और ठीक है, और इसमें जो भी आपको डाउट है इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और ठीक है, ओके, तो इस वीडियो में हम फिल्म्स के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बात किए हैं जो एजुकेशन उसके ऊपर बेस्ड था। और एक वीडियो आएगा इसमें यूनिट 2 में, जो बुक्स के ऊपर मैं बात करूँगा, वो छोटा ही वीडियो होगा। एक वीडियो में मैं इसको नहीं कर रहा हूँ ताकि वो हैवी ना हो जाए आप सबके लिए, तो मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट है कमेंट में बताना ज़रूर। ठीक है, थैंक यू, और मैसेज करना इस नंबर पे। ठीक है, किसी को अगर कुछ चाहिए तो ठीक।